ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर है, योगी दिल्ली आ चुके हैं। योगी दिल्ली आए तो क्या वाकई दिल्ली की हवा बदल गई? केजरीवाल दावा कर रहे हैं वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन क्या अब योगी ने बाजी पलट दी है? ऐसा कुछ हुआ है? ये योगी की रैली की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी दिल्ली में थे। से निजात पाएंगे, ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे, यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे, ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे, यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। तो योगी दिल्ली में थे तो असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में थे। ओवैसी दिल्ली के शाहीन बाग में रैली कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं, उनके समर्थक उनके चारों तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कई दंगों के आरोपियों को भी असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है। ओवैसी पहुंचे तो उनके चारों तरफ भीड़ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ योगी की रैली में मंच पर देखिए क्या लिखा था, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। योगी की रैली होने वाली थी, उसके मंच पर योगी का ही नारा लिखा था, जिस नारे को योगी का हिट फॉर्मूला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ न सिर्फ अकेले योगी बल्कि अरविंद केजरीवाल भी प्रचार कर रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे थे। उधर योगी की रैली, इधर केजरीवाल की रैली दिल्ली में हो रही थी। सुनिए केजरीवाल को। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में फ्री सफर दिया करेंगे। ताली तो बजा दो यार। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में फ्री सफर दिया करेंगे। ताली तो बजा दो यार। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। दूसरी तरफ देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में है। भगवंत मान भी रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली में अच्छा खासा पंजाबी और सिख वोटर है, इसके लिए केजरीवाल ने भगवंत मान को भी उतार दिया है। और अकेले भगवंत मान नहीं है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। भगवंत मान के अलावा देखिए पहाड़ी वोटर भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतार दिया है। वो भी रोड शो कर रहे हैं। सोचिए, योगी पूर्वांचली वोटरों को साध रहे हैं, पहाड़ी वोटरों को साध रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन योगी की रैली और योगी को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। योगी ने दिल्ली से केजरीवाल को खुला चैलेंज दे दिया है। योगी ने केजरीवाल के सामने ये ओपन चैलेंज रखा है। पूछना चाहता हूं, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या?
अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20-22 हजार रुपए महीने का फायदा चालू रहेगा। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20 हजार रुपए महीना? सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। क्या योगी ने दिल्ली की हवा बदल दी? क्या योगी की एंट्री से दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के हाथ से निकल गया? योगी की रैली ने चुनावी तपिश और बढ़ा दी है, विरोधियों का बीपी भी हाई कर दिया है। योगी बाबा ने काम ही ऐसा किया है, यूपी को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। योगी आना चाहिए, हम योगी के साथ है, सारी जनता योगी के साथ खड़ी होनी चाहिए। 100% योगी जी के आने की वजह से सरकार बनना ही बनना है। आपदा की सरकार की विदाई है और भाजपा की सरकार की का स्वागत है। दिल्ली जो है राजधानी, उसे भी एक योगी जैसा मॉडल दिल्ली भी अपेक्षा कर रही है और आने वाले समय में लगता है कि योगी जी का प्रभाव दिल्ली में मतलब 100% पड़ने वाला है। इस बार योगी के हमले केजरीवाल के काम पर थे। योगी ने सीधे सीधे केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती भी दे दी। तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केजरीवाल को जो खुली चुनौती दी है वो है ये। योगी कह रहे हैं मैं अकेले नहीं, पूरी अपनी टीम के साथ मैंने गंगा में डुबकी लगा दी है, संगम में डुबकी लगा दी है, गंगा यमुना सरस्वती में पूरी टीम लेकर गया था। हर हर योगी चैलेंज ये है कि भला तुम इसमें अब डुबकी लगाकर दिखाओ। केजरीवाल से कह रहे हैं आप अपनी यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए, पूरी टीम के साथ ना सही अकेले ही लगाकर दिखा दीजिए। ये है योगी का चैलेंज। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचेंगे तो यमुना का जिक्र करेंगे और उन्होंने इसीलिए केजरीवाल के सामने ये खुला चैलेंज भी रख दिया है। ये योगी की तस्वीर है संगम की और ये केजरीवाल पुल पर है, नीचे यमुना है झाग वाली। तो योगी ने क्या कहा, दिल्ली में सीएम योगी ने यमुना पर केजरीवाल को घेरा है। योगी ने यमुना को लेकर केजरीवाल को यह चुनौती दी। उन्होंने कहा मैंने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना जी में स्नान करेंगे? क्या केजरीवाल में इतना नैतिक साहस है? उन्होंने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। महाकुंभ में कल योगी ने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना में महाकुंभ हो रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं इस पानी में। महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आकर यहीं डुबकी लगाएंगे। हर दिन यहां नदी के जल की जांच भी की जा रही है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी। दिल्ली में बह रही यमुना प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए केजरीवाल यहां डुबकी नहीं लगा सकते। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं मिली थी। आप यमुना का हाल समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रदूषित पानी की वजह से याचिका खारिज कर दी थी कि यहां छठ नहीं होगा। कोर्ट ने लोगों की सेहत बिगड़ने का तर्क दिया था। तब यमुना नदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में नदी के पानी के ऊपर झाग ही झाग दिख रहा था। विशेषज्ञों ने इस जल को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया था। सरकारी इंजीनियरों की निगरानी का काम इसमें सौंपा गया। केजरीवाल ने दावा किया था 2025 तक यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन अब तक हुई नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए योगी आदित्यनाथ को और अरविंद केजरीवाल को। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर
मुझे नहीं लगता है कि जनता की इस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से भी वो 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। तो योगी आदित्यनाथ की देश की राजधानी दिल्ली में आज एक नहीं 3 रैलियां थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की किराड़ी में रैली थी, जनकपुरी में रैली थी और दिल्ली के करोल बाग में रैली थी। 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की हैं और इन तीनों रैलियों में केजरीवाल उनके निशाने पर थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार केजरीवाल के काम पर टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब तक बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं दिया है रैली से, मंच पर भले ही लिखा हो। योगी को पता है कि 10 साल हो गए केजरीवाल को सत्ता में, सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में है, इसलिए केजरीवाल के काम पर हमला करो। दिल्ली के दंगल में योगी की एंट्री हुई, योगी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया, कहा आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। दिल्ली की सड़कों की नोएडा की सड़कों से तुलना की, यहां सड़क पर गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया, वो देश और जनता को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केजरीवाल को घेरा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। आप झूठ बोलने की एटीएम है। क्या केजरीवाल ने कोई मंदिर बनवाया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे करवाए, दंगों में आपके नेताओं के नाम हैं। ओखला में उद्योग नहीं दंगाई बसाए हैं। केजरीवाल सामने आए, केजरीवाल ने योगी के हमलों का जवाब दिया। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दिल्ली में आए, यूपी में स्कूलों की स्थिति खराब है, हम अपने शिक्षा मंत्री को 20 राज्यों में भेज देंगे, बीजेपी शासित राज्यों को ट्रेनिंग देकर आ जाएंगे, जिससे बीजेपी भी स्कूलों की स्थिति ठीक कर सके। अगर गलत बटन दब गया तो हर महीने 10,000 स्कूल फीस देने होंगे। अगर फ्री शिक्षा चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाइए, अगर कमल का बटन दबाया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी, ये केजरीवाल ने आरोप लगाया। और दवा पर खर्च करना पड़ेगा। 1 साल पहले तक पानी का बिल 0 आता था, मैं जेल गया तो मुझे झूठे केस में जेल में डाला गया। बीजेपी कह रही है कि फ्री बस सेवा बंद कर देंगे महिलाओं के लिए, यह भी केजरीवाल ने आरोप लगाया। नोएडा में बिजली नहीं आती है 6-6 घंटे, दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये लोग झुग्गी में जाकर सोते हैं, फिर उसी को तोड़वा देते हैं। झुग्गी से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। अभी 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में पानी का 0 बिल आया करता था। मैं जेल गया, इन्होंने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया, जनता में घूम रहा हूं, मुझे पता चला किसी का 10,000 का, इन्होंने पता नहीं एलजी के साथ मिलके क्या षड्यंत्र करा, क्या हेरफेर करी। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल मत भरना, भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका भाई सारे बिल माफ कर देगा पानी के, आपको चिंता नहीं। अब आपको बताऊं कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 3 जगह रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली क्यों कर रहे हैं और आखिर अरविंद केजरीवाल जहां जहां योगी आदित्यनाथ को रैली के लिए लाया गया उसके पीछे वजह क्या है, वो देखिए जरा।
दिल्ली में योगी 14 जगह पर रैली करेंगे और 4 दिन में योगी इन सीटों पर माहौल बदल देंगे। 27 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। बीजेपी का फोकस पूर्वांचली वोटरों पर है। योगी की अधिकतर रैलियां इन्हीं इलाकों में है। योगी ने किराड़ी से प्रचार की शुरुआत की। सोचिए, योगी जिन 3 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं वो 3 सीटें कौन सी हैं? किराड़ी पर 2020 में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। 5000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां हार गई थी। योगी को उतारा गया है कि योगी उस 5000 वोटों से जो हार थी उसे जीत में बदल देंगे। योगी की दूसरी रैली हुई जनकपुरी में और 2020 में यहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 53,000 वोटों से जीता था। यानी दूसरी जगह रैली भी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके राजेश ऋषि ने बीजेपी के आशीष सूद को हराया था। तीसरी रैली योगी की हुई करोलबाग में 2020 में आम आदमी पार्टी यहां से जीती थी और आपके विशेष रवि 32,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को हार का सामना करना पड़ा था यहां से। अब आप इससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर योगी को जिस जगह पर उतारा गया है सिर्फ इसलिए कि योगी जाएंगे तो जीत में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह कैसे तय होता है? यह तय होता है स्ट्राइक रेट से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया योगी को अगर पेनाल्टी शूट मिले, जिसे आप रैली भी कह सकते हैं, तो पेनाल्टी शूट गोल में कितना कन्वर्ट होता है वो पता चलेगा। हरियाणा में 20 रैली की, यानी सोचिए 20 पेनाल्टी शूट मिले, 20 में 13 मारे, 13 जीती, 65% का स्ट्राइक रेट हरियाणा में। अगला देखिए महाराष्ट्र में 18 पेनाल्टी शूट मिला, ये समझिए 18 रैली की तो 17 गोल मार दिए, 17 जीत ली, 95% का स्ट्राइक रेट। जम्मू कश्मीर में 11 रैली की और 10 जीती, 90 का स्ट्राइक रेट जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 रैलियां की, 7 जीती, 78% का स्ट्राइक रेट। यह है योगी का स्ट्राइक रेट। इसलिए योगी को वहां उतारा जाता है जहां मैच टफ हो। देखिए जरा टफ मैच को क्या योगी ने आसान बना दिया है। क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग? योगी बाबा ने काम ही ऐसा किया है, यूपी को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। अब दिल्ली में आए हैं योगी बाबा। तो यूपी में जैसे हुआ है वैसे दिल्ली में होना चाहिए। हर चीज साफ सुथरा, गंदगी खत्म हो जानी चाहिए सारी की सारी, और आम आदमी से हट जानी चाहिए। मोदी ऐसी एक सरकार है जो कहती है वही करती है, बाकी जो भी आता है भाषण दे के चला जाता है। कोई बहुत अच्छी बात है ये तो। योगी जी को जो है खाली दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है उनके लिए इतनी क्रेजी रहती है। योगी जी तो हमारे जो है हीरो के भी हीरो हैं। जैसा ही शासन हम यहाँ दिल्ली में चाहते हैं, प्रशासन यूपी जैसा दिल्ली में होना चाहिए। योगी जी आएंगे तो ही सब कुछ होएगा, विकास जो कहते हैं वो करते हैं। योगी एक चेहरा है हिंदुत्व का, और अगर वो यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी तो योगी से नहीं, जो भी आदमी एक्चुअली भाजपा का बड़ा नेता है सबसे डरी पड़ी, क्योंकि अब की बार परिवर्तन होना निश्चित है। दिल्ली की जनता ने तय कर रखा है। आम आदमी पार्टी को खतरा होना भी चाहिए। दिल्ली की जनता ने, हमने इतने विश्वास से इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वोट दिया, किंतु जो कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले थे अरविंद केजरीवाल जी, मुझे अब ऐसा लगता है वो कट्टर बेईमान हो गए। भैया इससे ज़्यादा बेस्ट कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो योगी कर रहे हैं ना वो शायद ही कोई कर पाए। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा घर फरखाबाद का है, लेकिन बेस्ट है जो योगी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल को तो भूल जाओ। आपने सुन लिया दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन योगी आखिर क्यों कुछ कर सकते हैं? क्यों लोगों को यकीन है कि योगी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो हवा बदल सकते हो? ये भरोसा क्यों है? ये भरोसा इस वजह से है, दरअसल ये आप देख रहे हैं एक तस्वीर महाकुंभ की देख रहे हैं। योगी का प्रशासक और प्रशासन इसमें दिख रहा है, और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी में योगी बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल है। मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में योगी रहते हैं, यानी योगी की डिमांड आती है दिल्ली में कि प्रचार के लिए योगी को भेजिए हमारे क्षेत्र में। सांसद से सीएम बनने तक सीएम योगी की खास छवि है। दिल्ली में इस बार बहुत सी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी योगी की रैली होनी है। योगी 14 में से 10 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रचार करेंगे। योगी के बटेंगे कटेंगे का नारा हिट हुआ। जातिवाद की काट के तौर पर भी इस नारे को देखा गया। जो पार्टियां जातियों में विभाजित करके चुनाव जीतती हैं उसकी काट बटेंगे कटेंगे में खोजी गई। हरियाणा और महाराष्ट्र में इस नारे का असर भी हुआ। अयोध्या के बाद महाकुंभ के बीच योगी की रैली हो रही है। योगी हर रैली में अयोध्या महाकुंभ की सफलता की चर्चा करेंगे।
बीजेपी को उम्मीद है कि उससे हिंदू वोटर एकजुट होगा। हिंदूवादी नेता के साथ योगी के लॉ एंड ऑर्डर की भी चर्चा होती है। अपराधी माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर जमकर गरजता है। अब तो दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन जमकर हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति योगी की है और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर अपराधी का ना हो रहा हो। इस तरह से योगी की छवि लॉ एंड ऑर्डर और विकास को लेकर बनी है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी सीएम बने। योगी के तूफानी दौरे से बीजेपी को इस बार दिल्ली की जीत की उम्मीद है और यही वजह है कि योगी स्टार कैंपेनर भी हैं और डिमांड में भी रहते हैं। सुनिए सियासतदानों को कि जो योगी जी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। वो दिल्ली की जनता को भी वैसे ही बनाना चाहते हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, वैसे ही दिल्ली में भी विकास होगा। दिल्ली की जनता उसको मान के भी चलती है, उनकी बात को पे चलने का भी काम करती है। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो। 10 साल पहले केजरीवाल ने कहा था सबको पक्के मकान दूंगा। जो स्थिति 10 साल पहले थी उससे बदतर स्थिति आज कैंपों की है, उससे बदतर। तो केजरीवाल जी गरीबों के नाम से आए थे, गरीबों को क्या दिया? सिर्फ धोखा धोखा धोखा। कब तक दिल्ली आपके टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी? 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। तो भ्रष्टाचार में अधर्मी और चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, उसका न्याय तो प्रभु श्री राम ही करे। चुनाव में केजरीवाल हार चुके हैं, हार स्वीकार कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। योगी आदित्यनाथ कल पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में थे, आज वो दिल्ली में थे। लेकिन महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर एक बड़ी तैयारी हो रही है। कथावाचक देवकीनंदन जी खुद महाकुंभ में मौजूद, महाकुंभ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सनातन बोर्ड को लेकर। अब वो तैयारी में है कि सनातन बोर्ड बने। देखिए जरा क्या कहना है उनका और मांग क्या है। बड़ा कार्यक्रम महाकुंभ में होने जा रहा है सनातन बोर्ड को लेकर। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर 5 सदस्यीय संतों की कमेटी बनी है। ये 5 संत आप देख रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इस कमेटी के सदस्य हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद का ऐलान किया है। धर्म संसद सेक्टर 17 में देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में होगी और इस धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दे रखे जाएंगे। पहला मुद्दा है देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग, दूसरा मुद्दा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग है। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर को बुलाया जाएगा। सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी इस बैठक में शामिल होंगे। अलग अलग संप्रदायों के प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया जाएगा और खुद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है, उन्हें भी न्योता है। संतों ने कहा कि दक्षिणा के तौर पर मोदी योगी से दोनों मांगे वो रखेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर और मौलाना बरेलवी। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी ही सरकारें हमारे प्रदेश पर शासन करें जिससे ऐसे ही सनातन आगे बढ़ता रहे। और इन्हीं के लिए हम सनातन धर्म संसद करने जा रहे हैं 27 जनवरी को। इसका एकमात्र उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी गुरुकुलम परंपराएं बचेंगी। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी गौशालाएं बनेंगी। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारे हॉस्पिटल्स और जो निर्धन होने के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उन लोगों की व्यवस्था भी सनातन बोर्ड के माध्यम से होगी। मैं सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए ताकि जो गरीब, कमज़ोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं वो लोग खुद कफील हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हों। वो आर्थिक, सामाजिक और शिक्षक के एतबार से मजबूत हों। और इसका गठन का तरीका और तर्ज वही होना चाहिए जिस तरीके से वक्फ बोर्डों का गठन भारत सरकार ने किया है।
तो वक्फ बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई के बीच वाराणसी से एक खबर आई है। वाराणसी में जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है बहुत सी जमीनें वक्फ बोर्ड की ऐसी हैं जो दरअसल वक्फ बोर्ड की नहीं, जो सरकार की जमीन है। देखिए जरा क्या दावा किया जा रहा है। वक्फ की जमीन को लेकर वाराणसी में खुलासा हुआ है। वाराणसी के डीएम की जमीन पर मस्जिद बना दी गई। सर्किट हाउस कलेक्ट्रेट की सरकारी जमीन पर भी मस्जिद बना दी। कैंट की सरकारी जमीन पर भी मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। दरअसल 406 सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा निकला है। वाराणसी में वक्फ बोर्ड की 1637 संपत्तियां हैं। इनमें से 1537 सुन्नी और 100 शिया बोर्ड की संपत्तियां हैं। तहसील और नगर निगम ने इसका सर्वे किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 406 संपत्ति जो है वो पता चली, वक्फ ने उस पर दावा कर रखा। योगी सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। विवाद के बाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था और जिस पर हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्ति के सर्वे को कहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने जांच समिति बनाई थी और इसी जांच के दौरान वक्फ संपत्ति को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुनिए जरा अखिलेश यादव इससे पहले वक्फ पर क्या कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। और आज की एक और बड़ी खबर है सैफ अली खान से जुड़ी। सैफ अली खान जब से अस्पताल से आए सवालों में है। कोई कह रहा है कि 5 दिन में कैसे आ गए, कोई कह रहा है कि सैफ इतने फिट कैसे हैं और कोई कह रहा है क्या सैफ एक्टिंग कर रहे थे। सैफ पर सवाल और बॉलीवुड का जवाब। सैफ अली खान पर कल संजय निरुपम ने हमला किया था, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाए थे और अब नीतीश राणे जो मंत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं सैफ अली खान पर कि क्या सैफ एक्टिंग कर रहे थे। सैफ पर जो हमला हुआ वो झूठ था, फरेब था, सैफ एक्टिंग कर रहे थे। सैफ तो फिट नजर आ रहे हैं, 5 दिन में कैसे ठीक हो गए सैफ अली खान। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड के एक्टर कुछ खड़े हुए जो सामने आकर बोल रहे हैं, जो सैफ पर हमले के बाद सैफ के साथ खड़े हुए। जरा रिपोर्ट देखिए कि पहले सैफ पर क्या सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई ड्रामा था, एक्टिंग थी या सच में हमला हुआ था। इस बीच अब लड़ाई चल रही है, सुनिए। तो आता बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह, निकल गए एक टाइगर के तरह उनके 8 साल के बच्चे के साथ। सैफ को लेकर सियासी घमासान जारी है। हमले के 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होना, मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाना, सैफ के इस अंदाज ने कुछ लोगों की टेंशन बढ़ा दी है और अब सैफ पर हुए हमले पर सवाल उठा रहे हैं। तो आता बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। नीतीश राणे सैफ पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी सैफ के बचाव में उतर आई। वो सैफ को शेर बता रही हैं। हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह, निकल गए एक टाइगर के तरह उनके 8 साल के बच्चे के साथ। सवाल यही है कि सैफ पर ऐसे बयान देकर नेता क्या साबित करना चाहते हैं। आखिर सच क्या है? अब सच पुलिस तलाश रही है, सच क्या है। लेकिन देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं सैफ पर जो हमला हुआ। नीतीश राणे कह रहे हैं ये घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं, सैफ अली खान के घर में घुसे। देखो इनकी हिम्मत, पहले सड़क पर रहते थे अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। शायद वो सैफ को ले जाने आए थे। ये अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए। सैफ ऐसे घर के बाहर दिखाई दिया, चाकू से हमला हुआ या कोई एक्टिंग थी, इसका शक हो रहा है। कैसे टुनटुन नाचते हुए घर में जा रहा था। शाहरुख या सैफ जैसे किसी खान को चोट लगती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाता है तो कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता है। पूजा भट्ट ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा लोगों को लगा सैफ व्हीलचेयर पर आएंगे, लेकिन सैफ खुद चल कर आए, इसलिए
इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर आने लगे। ये भूल रहे हैं कि घायल होने के बाद सैफ खुद ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे। जो शख्स घायल होने के बाद अकेला अस्पताल जा सकता है वो खुद चलकर अस्पताल से बाहर भी आ सकता है। सभी को सैफ की सराहना करनी चाहिए। साजिश करने वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी सैफ अली खान की तारीफ करनी चाहिए। संजय निरुपम ने कहा, सैफ पर डॉक्टरों का कहना था सैफ की पीठ में 2.5 इंच चाकू घुसा है। चाकू अंदर ही फंसा हुआ था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में कमाल है। अक्षय कुमार ने कहा, यह बहुत अच्छा है कि वो सुरक्षित हैं। पूरी इंडस्ट्री इस बात से खुश है कि वो सुरक्षित है। जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार की रक्षा की है वो बहुत बहादुरी का काम है। शाइना एनसी ने कहा, हमें खुशी होनी चाहिए कि सैफ हादसे से शेर की तरह निकल कर आए हैं, लेकिन हम बिना वजह शक कर रहे हैं। जब ऐसे हादसे होते हैं तो गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नेता अपनी अपनी स्टोरी चला रहे हैं। सैफ और करीना पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कि हमले के वक्त करीना कहां थी। अभी हमलावर को सजा दिलवाने की बात होनी चाहिए। मुंबई को कैसे घुसपैठियों से सुरक्षित किया जाए, इस पर बात हो। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और एक्टर्स। ये घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं? सैफ अली खान के घर में घुसे। देखो इनकी हिम्मत। पहले सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। शायद वो सैफ को ले जाने आए थे। ये अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए। सैफ ऐसे घर के बाहर दिखाई दिया, चाकू से हमला हुआ या कोई एक्टिंग थी, इसका शक हो रहा है। कैसे टुनटुन नाचते हुए घर में जा रहा था। अभी सवाल ये है कि जो एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को सजा मिल रही है, इससे सीख ये है कि मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रशासन को एक ऑडिट करने की आवश्यकता है ताकि ये इन्फिल्ट्रेटर्स जाएं। ना सिर्फ सवाल उठाना इंडिया के सेलिब्रेटेड फिल्म परिवार से हैं या कोई सामान्य नागरिक हो, हमें ये देखना है कि आज के दिन में हमारा मुंबई सुरक्षित ही रहे और इसके लिए भरोसा है तो मुंबई पुलिस और प्रशासन के ऊपर। कोई कलाकार संकट में है, आफत में है, तो निश्चित तौर पर हर वर्ग की जिम्मेदारी है। कम से कम कलाकारों को धर्म और भाषा में बांट के नहीं देखना चाहिए। कलाकारों की हमारे समाज में एक बड़ी भूमिका होती है और उस भूमिका का सम्मान करते हुए अगर कोई कलाकार संकट में है तो उसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। शाहरुख खान को भी दम दिया जाता है। सलमान खान को के ऊपर का एक मामला हो गया था। ये क्या बात क्या है? यानी पुलिस डिपार्टमेंट है कि नहीं? मुझे शक आ रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर किसका दबाव है, इसलिए वो कुछ ठीक ढंग से काम करते नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सैफ के हमलावर के बारे में पुलिस को क्या जानकारी मिली है। ये सैफ अली खान का हमलावर शरीफुल बांग्लादेश का ये दावा किया गया, लेकिन शरीफुल का बांग्लादेश का लाइसेंस मिल गया है, ड्राइविंग लाइसेंस। ये है उसका ड्राइविंग लाइसेंस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का लाइसेंस है। ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और इसका नाम देखिए लिखा हुआ शरीफुल इस्लाम। और यहां आकर इसने नाम बना लिया था अपना बिजॉय दास और इस नाम से यहां रह रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इसके बाद हो क्या रहा है। कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। लगातार जो मुंबई में बांग्लादेशी रह रहे हैं, नाम बदलकर फर्जीवाड़े तरीके से रह रहे हैं, अब उनकी धरपकड़ तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने एक्शन तेज कर लिया है। लेकिन शरीफुल के पिता का फोन आ गया है, सुनवाऊंगा उनके पिता क्या कह रहे हैं। लेकिन शरीफुल के बारे में क्या जानकारी मिली है पुलिस को अब तक जांच में। हमलावर शरीफुल इस्लाम के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले, लाइसेंस मैंने आपको दिखाया। मुंबई पुलिस को शरीफुल का बांग्लादेशी आई कार्ड मिल गया। बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है इसका, उसमें इसका नाम शरीफुल इस्लाम लिखा हुआ है। यह भी साबित हो गया इसका नाम शरीफुल इस्लाम है। पिता का नाम राहुल अमीन है इसके। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस में इसकी उम्र 31 साल दर्ज है। 15 जनवरी की रात सैफ के घर में घुसा था ये। पकड़े जाने पर चाकू से सैफ पर हमला किया। 19 जनवरी को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। शरीफुल विजय दौस के नाम से अवैध रूप से मुंबई में रह रहा था। बांग्लादेश के ये बड़ी शाल शहर का रहने वाला है। 5 महीने से मुंबई में रह रहा था। एक हाउसकीपिंग एजेंसी से जुड़कर काम भी कर चुका था। 7 महीने पहले अवैध रूप से दावकी नदी पार करके ये हिंदुस्तान में घुसा। कुछ हफ्ते पश्चिम बंगाल में रहा, उसके बाद मुंबई आ गया। एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का इसने इस्तेमाल किया और सिम कार्ड खरीद लिया।
सिम कार्ड खुकुमोनी जहांगीर शेखा के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुंबई पुलिस शरीफुल से जब्त कागजात की जांच कर रही है और आरोपी को बैंड्रा या सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया है। हमलावर से पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई नहीं मिल सकता है। महाराष्ट्र पुलिस अवैध बांग्लादेशियों को लेकर इस वक्त अभियान चला रही है और पुलिस खुफिया नेटवर्क के जरिए घुसपैठियों की पहचान कर रही है। पिछले साल 53 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, फर्जी दस्तावेज वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। शरीफुल यानी सैफ के हमलावर के पिता से फोन पर बातचीत हुई, उनका ऑडियो आया है, वो सुनिए। शरीफुल आपका ही बेटा है क्या? अच्छा, वो उसी का बेटा है। हाँ, बोल रहा है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को सैफ अली खान के लिए गिरफ्तार किया है, क्या ये वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी में दिख रहा है या किसी या आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? ওই যেটা আমরা ভিডিওতে দেখেছি সেইটা ভিডিওতে যে ছেলে দেখেছি সেই ছেলে এবং আমার ছেলে একই ছেলে নয়, কারণ আমার ছেলের চুল ছোট আর ওই ছেলের চুল অনেক বড়, কপালে চোখ পর্যন্ত। আমার ছেলের চোখের উপরে একটা কাটা দাগ আছে অনেক। तो वो सैफ अली खान के घर पे पहले कभी काम किया है क्या? उसने ऐसी कोई जानकारी ने पहले दी थी क्या? সাইফ আলী খানের বাসায় কখনো যায়নি এবং তার সাথে কোনো পরিষেবা সেরকম ধরনের কোনো কিছু ছিল না, এবং সেটা আমরা তো জানি যে সে একটা বারে কাজ করত এবং সেখানে থাকতো, তার তো বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই, সেই কারণে সে বাইরে তো ঘোরাফেরাও করতে পারতো না। We deported a record number of 53. पिछले साल हमने 53 अवैध प्रवासियों को पकड़कर निर्वासित किया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर सभी पुलिस स्टेशन को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। Efforts to identify such illegal immigrants. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के शपथ लेने के बाद से, ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद से लगातार जो हालत है वो देश और दुनिया में खराब हो रही है। पूरी दुनिया के संदर्भ में बाइडेन गए और ट्रंप की एंट्री के साथ ही चीजें बदल गई हैं। पुतिन ने देखिए जिनपिंग से बात की जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली उसके बाद। दूसरी तरफ ट्रंप जो है पुतिन को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पुतिन को क्या कह रहे हैं? ट्रंप पुतिन को कह रहे हैं कि वॉर रोक दो, युद्ध रोक दो, वरना वो पुतिन के खिलाफ और बड़ा एक्शन लेंगे। यानी ट्रंप ने इस बार धमकी दे दी है पुतिन को और पुतिन के गुरु कह रहे हैं कि ट्रंप की हत्या हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। कुर्सी संभालते ही ट्रंप बड़े बड़े ऐलान और कड़े फैसले ले रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से अब पुतिन भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूस और पुतिन को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस ने अगर जंग नहीं रोकी तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। पुतिन पर टैक्स और टैरिफ का ऐसा हमला करेंगे कि रूस तबाह हो जाएगा। अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन परमाणु पावर के मामले में नंबर 1 रूसी है। तो क्या ट्रंप की धमकियों से पुतिन मान जाएंगे या फिर रूस यूक्रेन जंग की आग और भड़केगी? अब देखिए जरा पुतिन के जो गुरु हैं, इनका नाम है दिगिन। पुतिन के गुरु कह रहे हैं कि ट्रंप की हत्या हो सकती है। क्या ये बेवजह है या इसके कुछ मायने हैं? दरअसल देखिए रिंग में अब 2 लोग हैं, ट्रंप और पुतिन आमने सामने हैं शपथ लेने के साथ ही। ट्रंप ने कहा हम उन पर बहुत कड़े बैन लगा देंगे पुतिन पर। वैसे मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं खुद भी रूस के लोगों से प्यार करता हूं, ट्रंप कह रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे मैंने। द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में रूस ने हमारी मदद की थी। इस युद्ध में उसने करीब 60 लाख लोगों को गंवाया था। लोग कह रहे हैं मैं पुतिन और रूस को बड़ी राहत दूंगा। मैं पुतिन से कहता हूं बेकार के युद्ध रोक दो, समझौता कर लो। जंग में 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए, 7 लाख यूक्रेनी। रूस बड़ा है तो उसके पास खोने के लिए भी ज्यादा सैनिक हैं,
लेकिन यह देश चलाने का तरीका नहीं है। पुतिन फौरन जंग रोकें, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कड़ा एक्शन लेंगे। तब रूस पर भारी टैक्स लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम रूसी सामान पर बैन भी लगाएंगे और आयात शुल्क बढ़ा देंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने ट्रंप को जवाब दिया है, कहा ट्रंप की धमकी कुछ भी नई नहीं है। हम जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन सम्मानजनक बात हो पहले, यानी जंग रोकने और बातचीत का फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। इससे पहले पुतिन के गुरु दुगिन ने ट्रंप को चेतावनी दी। दुगिन ने कहा ट्रंप की हत्या हो सकती है, हमला हो सकता है। अलेक्जेंडर दुगिन पेशे से एक रणनीतिकार और विश्लेषक भी हैं। यूक्रेन पर कब्जा कर उसे रूस में मिलाने की बात कही थी उन्होंने। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला तो इसे दुगिन का दिमाग कहा गया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला तो कहा जाता है पुतिन के गुरु ही सारे निर्णय लेते हैं। दुगिन ने अब ट्रंप की हत्या का अलर्ट जारी किया है, कहा कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेज उजागर करना भारी पड़ेगा ट्रंप को। और हमारे साथ खास डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब, जो कुछ हो रहा है ट्रंप की शपथ लेने के बाद, ट्रंप कह रहे हैं फौरन जंग रोक दो, वरना वार्निंग भी दे रहे हैं पुतिन को, इसे आप कैसे देखते हैं? ट्रंप के आने के बाद देखें या इवन उनके इलेक्शन होते ही जिस तरह के आउटबर्स्ट ट्रंप ने दिए थे, जिनको वार्निंग के तौर पर लिया जा रहा है, धमकी के तौर पर लिया जा रहा है कि वो यूक्रेन रशिया के युद्ध को रुकवा कर ही रहेंगे। मुझे लगता है कि इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर इसी बात को इवैल्यूएट करना है तो इन धमकियों से मुझे नहीं लगता कि पुतिन किसी भी हालत में मानेंगे। पुतिन अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पर मानेंगे, एक विन विन सिचुएशन के लिए मानेंगे। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि इन धमकियों के बाद, इन स्टेटमेंट्स के बाद यूक्रेन रशिया का वॉर जो है वो दोनों में से एक तरफ ज़रूर जा सकता है, दैट इज भड़क सकता है, और एक दूसरी तरफ समाधान भी हो सकता है। जी जी, शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन क्या करेगा अमेरिका, क्या विकल्प है उसके पास? बार बार पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और लावरोव क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मुझसे कहा कि वो एक सौदा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि पुतिन ऐसा करते हैं या नहीं, हो सकता है वो ऐसा ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन को डील करना चाहिए। रूस एक तरह से बड़ी मुसीबत में है। आप उनकी इकोनॉमी पर नजर डालें, उनकी महंगाई दर को देखिए। मैं पुतिन के साथ बहुत अच्छा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए डील करना चाहेंगे। हम यूक्रेन से जारी जंग रोकने और शांति के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इसलिए सम्मानजनक संवाद होना चाहिए और जरूरी भी है। बातचीत और फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। पहले हमें जमीनी हकीकत समझनी होगी और फिर कानून के मुताबिक ही सहमति बननी चाहिए और ये तय हो कि यूक्रेन इसका उल्लंघन न करे। अब आपको बताऊं, एक तरफ ट्रंप को आप देख रहे हैं, जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं उसके बहुत मायने हैं। दूसरी ये तस्वीर देखिए, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे ट्रंप की शपथ में। पहली पंक्ति में सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं एस जयशंकर। उसके बाद उन्होंने एक बैठक की वहां के विदेश मंत्री के साथ। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इस मुद्दे पर भी भारत ने अमेरिका से बात की है, क्योंकि यूनुस को वहां अमेरिका ने ही बिठाया है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, बाइडेन गए, ट्रंप आ गया। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं क्वाड की बैठक हुई, विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मिले और बैठक की है और बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, काश पटेल के साथ भी मिले हैं, वहां काश पटेल से मिलकर भी ये बातें रखी हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत का रुख क्या है और भारत किस तरह से इन्हें हैंडल कर रहा है और अमेरिका को क्या करना चाहिए। ट्रंप के कमान संभालते ही बांग्लादेश में खलबली मची, क्योंकि ट्रंप मोदी और भारत के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, जबकि यूनुस बाइडेन के करीबी होने का फायदा उठा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में ट्रंप के बड़े मंत्रियों से मिले हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका में बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों पर भी एक्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क में 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ट्रंप के ऐलान से बांग्लादेश की कई कपड़ा फैक्ट्री बंद हो सकती हैं। बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने उस पर भी टैरिफ और टैक्स बढ़ाने को कहा है। माना यह जा रहा है
कि इससे भारत को फायदा हो सकता है, यानी मोदी और ट्रंप मिलकर बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाएंगे। अगली बात पाकिस्तान पर। भारत और पाकिस्तान दोनों ने, अमेरिका और भारत ने दोनों ने पाकिस्तान पर बात की। ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही दूसरे देशों की मदद बंद करने की बात की है। पाकिस्तान को भी अमेरिका से करोड़ों की मदद मिलती रही है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने कहा है कि पाक से कोई व्यापार या बात नहीं हो रही है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी मंच से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कहा भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया। भारत तो एक वक्त पाकिस्तान को MFN यानी पसंदीदा देश मानता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को कभी यह दर्जा नहीं दिया। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए, उसने व्यापार कारोबार खत्म किया, तो हमने भी बातचीत बंद कर दी। ट्रंप मोदी दोनों से खराब रिश्ते पाक को भारी पड़ सकते हैं। सुनिए जरा, विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री से ट्रंप की शपथ में शामिल होकर लौटे, क्या कह रहे हैं सुनिए। ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि ट्रंप के लिए एक और मुश्किल है उनके अपने देश में, और वो मुश्किल बनी हुई है आग। अमेरिका में आग फिर से भड़क चुकी है। कैलिफोर्निया में तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर से आग भड़क गई है, एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अमेरिका की आग की एक और तस्वीर। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कि दाऊद के इलाके में कैसे चलने लगा है बुलडोजर। दाऊद के घर बुलडोजर चल रहा है। यह तस्वीर नाला सोपारा की मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में नाला सोपारा में बुलडोजर चल रहा है। ये दाऊद का इलाका कहलाता है और बताया जाता है दाऊद ने ही इस इलाके को बसाया है। तो रहिए अब आपको बताऊं इस पूरे बुलडोजर एक्शन की कहानी। मुंबई से सटे नाला सोपारा में आज ये बड़ा एक्शन लिया गया। 34 अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया गया। सभी अवैध इमारतें सरकारी जमीन पर बनाई गई, जहां डंपिंग ग्राउंड और STP प्लांट लगने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे तोड़ने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार किया। इस एक्शन के दौरान करीब 400 पुलिसकर्मी तैनात रहे, क्योंकि नाला सोपारा कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके के ज्यादातर बच्चे और युवा दाऊद से प्रभावित थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ ही अपना भविष्य सुरक्षित समझते थे। दाऊद इस इलाके के लोगों को तरह तरह से प्रभावित करता था। कुछ लोग डर से तो कुछ डॉन का ग्लैमर देखकर उसके साथ खड़े थे। दाऊद के रसूख के जमाने में यहां काफी अवैध कब्जे हुए थे। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर घर बना दिए गए थे। बुलडोजर एक्शन के पहले आज ऐसे करीब 200 परिवारों को यहां से हटाना भी था, इसलिए यहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि लोग नोटिस के बाद वहां से हटने को तैयार नहीं थे। नाला सोपारा में कुल 51 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलना है। 7 अवैध इमारतें तोड़ी जा चुकी हैं, बाकी पर आज एक्शन शुरू हुआ। फडणवीस सरकार का यह बुलडोजर 24, 27 और 28 जनवरी को भी चलेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बिहार से आई है। बिहार में गैंगवॉर हुआ है। गैंगवॉर हुआ। अनंत सिंह, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अनंत सिंह घोड़े की सवारी करते हुए आप देख रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताऊंगा आपको
बिहार में आखिर क्यों हुआ यह बवाल। क्या बिहार में एक बार फिर गैंग वॉर शुरू हो गया है? क्या बिहार में एक बार फिर 90 के दशक का जंगल राज जैसा नजारा होगा? बिहार के मोकामा में अनंत सिंह और दूसरे गैंग के बीच गोलीबारी से इसकी आहट सुनाई देने लगी है। मोकामा के जलालपुर में अनंत सिंह और दूसरे गुट के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। और बिहार से ही एक और खबर है, तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। बिहार में कैश ही कैश बरामद हुआ है, 50 लाख कैश बरामद हुआ है। डीओ के घर छापे पड़े और उसमें ये नोटों के बंडल मिले। कहां बताएं गांव? तो बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के घर छापे से हड़कंप मच गया है। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से इस खबर को रिकॉर्ड करते हैं और फिर समराइज करते हैं। दरअसल विजिलेंस की छापेमारी में पश्चिम चंपारण के डीईओ के घर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और कैश की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई। विजिलेंस के डीईओ की आय से ज्यादा संपत्ति का पता चला और डीईओ के दूसरे 60 ठिकानों पर भी छापे पड़े। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में तैनात है और बताया जाता है कि उनकी पत्नी शिक्षिका है, लेकिन लंबी छुट्टी पर है और एक प्राइवेट स्कूल की निदेशक बनी हुई है। तो आखिर इतना पैसा कहां से आया? तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो मिस हो गया है तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं।